जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज फिर से एक नई याद आपको दिलाना चाहते हैं। नई याद तो नहीं, लेकिन इस वीडियो के लिए नई है। हम लोग का टारगेट देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है। हम लोग का टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आपको बढ़िया से पता होगा टारगेट क्या है। हम लोग का टारगेट है भाई 70 में 70 लाना है। सभी लोग अपने अपने पेज में लिखें कितना नंबर लाना है। 70 में 70 लाना है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्या देखिए बोला गया है कि धातु के एक आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है। ये है हमारा धातु का एक गोला। क्या है? धातु का एक गोला। और आपको पता होना चाहिए कि धातु अपने आप में चालक है। देख रहा है इसे सवाल को कितना बार पूछा जा रहा है। धातु एक चालक है। अगर इसके पृष्ठ से अंदर की ओर जाएंगे, इसके पृष्ठ से अंदर की ओर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। आप कहीं भी इस चालक के अंदर रहेंगे हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले है घटता है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है बढ़ता है, ये भी हो ही नहीं सकता। तीसरा है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है। गलत बात, ये विभव का आंसर होगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सर्वत्र शून्य रहता है। पृष्ठ के अंदर आप कहीं भी जाइए सभी जगह शून्य होता है। ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं विद्यार्थी, बार बार पूछा जा रहा है। सिंपल कभी कभी चालक के अंदर पूछ देता है, लेकिन कभी कभी देख रहे हैं आपको फंसाने के लिए कैसे लैंग्वेज को सेटल करता है। तो घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी फोड़ेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। हम लोग 2 नंबर का भी एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं और 5 नंबर का भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो भैया अब देर किस बात की। अब देर आपको करना नहीं है। अब आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई में लग जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। यह क्वेश्चन जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए हम एक तरीका आपको बताते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर आपने पढ़ा होगा N इंटू E। क्या पढ़ा होगा? Q बराबर N इंटू E। और N का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, अर्थात 1 से स्टार्ट होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज आपको पता होता है कितना होता है। माइनस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का ये आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा होता है ऋणात्मक। तो अगर आप n का मान यहाँ पे पुट कीजिएगा तो बताओ n का मान कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और एक इलेक्ट्रॉन का मान बताओ कितना हो जाएगा? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगर आप गुना कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम इसका राइट आंसर आएगा। बताइए इसी तरह n का मान आप 2 रखेंगे तो बताइए 2 गुना कितना होगा? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो बताओ 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इसी तरह n का मान अगर आप 3 रखेंगे, बताओ 3 अगर आप रखिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? बताओ 16 तिया 48 अर्थात 4.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इसी तरह n का मान अगर 4 रखिएगा तो बताओ 16 चौका कितना होता है? 16 16 32 16 48 16 चौका 64। आप बताओ कितना हो जाएगा? 6.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम। एकदम आंसर देखिए बहुत आसान है।
आपको पता है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा हर वक्त। चेंज हो रहा है सिर्फ ये, और ये जो चेंज हो रहा है वो 16 का पहाड़ा देखिए, 16 में जो आता वही होगा। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौका 64। अगर 16 में वो नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो आंसर नहीं है, क्योंकि आपको पता है n का मान हमेशा पूर्णांक में लेना है, कभी भी बटा के फॉर्म में नहीं लिया जाता है। तो आपके पास देखो 4 ऑप्शन है। पहला 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम, हाँ ये देखो 16 में आ रहा है। ये भी देखिए 16 में आ रहा है, 16 चौका 64। ये भी देखिए 16 आ रहा है। n का मान जब आप 1 रखेंगे, क्या 16 का पहाड़ा में कभी भी 24 आएगा? क्या कभी भी 24 नहीं आएगा? तो ये संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये सिंपल आप याद रखिए, ऐसे प्रश्नों में जो 16 का पहाड़ा में नहीं आएगा वही आपको डायरेक्ट आंसर मार देना। 16 में देखिए ये आ जाता है, 64 आ जाता है, 32 आ जाता है, तो ये आएगा नहीं 2.4। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं क्या पूछा गया। देखिए क्या पूछा गया है, मुक्त आकाश की प्रावैधुतांक होती है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का मान आपसे पूछा जा रहा है और सबको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फेराड प्रति मीटर। यही इसका राइट आंसर होता है। आप इसे नोट डाउन कर ले। क्या फर्स्ट ऑप्शन में है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या सेकंड ऑप्शन में है? ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, थर्ड ऑप्शन में देखिए आपको मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें हाँ सर हमको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पता है हम बता चुके हैं अगर आप पिछले वाले वीडियो देखे हैं। क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आप उसका द्रव्यमान बताइए। इस क्वेश्चन को हम कितना बार आपको बताए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो आवेशित का मतलब क्या होता है, या फिर वो ऋणावेश होगा या फिर धनावेश होगा। अब बताओ ऋणावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर आप बताओ इलेक्ट्रॉन को लीजिएगा तो आपके ऊपर आ जाएगा ऋणावेश, अर्थात आपके अंदर ये वजन बढ़ रहा है। इतना वजन अगर आपके अंदर आ रहा है, इतना वजन, तो बताइए इस कंडीशन में हमारा जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अर्थात ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन अगर ये हमारा धनावेशित है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे त्याग हो रहा है, अर्थात इसके अंदर से इतना द्रव्यमान निकल रहा है, तो बताइए यहाँ पे द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। लेकिन साफ साफ देखिए यहाँ बोल रहा है कि वस्तु को सिर्फ आवेशित किया गया, ऋणावेशित का ना ही बात हो रहा है ना ही धनावेशित का बात हो रहा है, अर्थात सिर्फ बात किया जा रहा है आवेशित का। और अगर सिर्फ बात किया जाएगा तो आवेशित का, उसमें दोनों हो सकता है, ऋणावेशित भी और धनावेशित भी। ऋणावेशित में आपको पता है बढ़ जाएगा, धनावेशित में घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो पहला आंसर तो होगा ही नहीं, दूसरा आंसर भी होगा ही नहीं, तीसरा आंसर भी होगा ही नहीं, चौथा आंसर होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए पूछा गया कि आवेश का बीमा बताइए। क्या पूछा गया? आवेश का बीमा। और आप याद रखेंगे आवेश का बीमा होता है AT या फिर आवेश का बीमा होता है IT। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आप देखो AT कहाँ दिख रहा है? क्या फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है AT। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा AT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र को संरक्षी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है। साबुन का बुलबुला तो सबने देखा होगा, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है भैया, गोलाकार। अब बताइए अगर साबुन के एक बुलबुले को आवेशित कर देंगे, अर्थात अगर इसके ऊपर धनावेश दे देंगे तो आपको पता है, या फिर ऋणावेश देंगे तो आपको पता है कि एक चालक के अंदर सभी आवेश उसके सतह पर फैल जाती है। और फैलने से क्या होता है ना, देखिए अगर इसके अंदर धनावेश दे रहे हैं या फिर ऋणावेश दे रहे हैं तो एक तरह का आवेश है, और आपको पता है कि समान आवेश होता है, प्रतिकर्षण एक दूसरे पर क्या लगाएगा, बल, जिसके कारण थोड़ा सा इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात बताओ इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका रेडियस हमेशा और हमेशा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, एक कूलॉम आवेश में कितना ESU होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि आवेश का जो SI मात्रक होता है वो आप तो कूलॉम पढ़े होंगे, लेकिन आवेश का सीरियस मात्रक आपने पढ़ा होगा स्टेट कूलॉम। आपने आवेश का सीरियस मात्रक पढ़ा होगा स्टेट कूलॉम, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक कूलॉम में होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलॉम। तो इस प्यारे विद्यार्थी ये हमारा जो है वो सीरियस मात्रक ही है जो आपको फंसाने के लिए दिया है। इसका देखिए इंग्लिश नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट। ये सीरियस मात्रक को ही रिप्रेजेंट करता है स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम है ना। आप ये सिंपल आप याद रखिएगा, एस मतलब स्टेट आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ये सीरियस मात्रक है। और आप जानते हैं कि एक कूलॉम में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलॉम बोलिए, या फिर आप ESU भी बोल सकते हैं, क्योंकि आवेश का सीरियस मात्रक ESU लिखा जाता है या फिर स्टेट कूलॉम लिखा जाता है। तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले को प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। ध्यान पूर्वक देखेंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, दो सजातीय तथा बराबर आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच में, है ना। देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना। क्या बोला, दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश, इसका मतलब एक जैसा आवेश है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या है, प्लस आवेश, ठीक है। इसके बीच में और बराबर दूरी पे है ना। मान लेते हैं, देखिए इसको शॉर्ट में समझने के लिए इसके बीच का दूरी 2r मान लेते हैं। कितना r मान लेते हैं, 2r। क्या बोला, इसके बीच में एक अन्य आवेश रखने पर, एक अन्य आवेश क्या रखा जा रहा है, q। तो निकाय संतुलित कब होगा, निकाय जो संतुलित होगा उसका मान क्या होगा भैया। यहाँ ये q का मान पूछा जा रहा है, q का मान पूछा जा रहा है, ये 9 नहीं है, स्मॉल q है। तो आप सिंपल आप देखो हम बताते हैं, इसके बीच में ये आवेश रखा है। बताओ ये टोटल दूरी हमने माना 2r, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा r, इसका भी दूरी कितना हो जाएगा r, हाफ हाफ कितना हो जाएगा r। सबसे पहले देखो इसका एक तरीका हम बताते हैं, इन दोनों के बीच जो बल निकाल लिएगा या फिर इन दोनों के बीच द्वारा बल निकालिएगा तो मान तो सेम आएगा। तो किसी एक के द्वारा हम लोग बल निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों के द्वारा बल निकालेंगे जो पहले से रखा हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जब आप इसको निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं इसको 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, कोई दिक्कत। सबसे पहले 1 और 2 के बीच अगर बल निकालिएगा तो आप कूलॉम का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े, K × Q1 × Q2/r²। चलिए K के जगह पे K रखते हैं, Q का मान है Q कैपिटल Q, और एक Q2 का मान स्मॉल q बटे है r²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इन दोनों के बीच बल निकालिए, 1 और 3 के बीच। अगर आप 1 और 3 के बीच बल लगाएंगे क्या हो जाएगा, KQ² और 2r है, इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 4r²। कितना हो जाएगा भैया, 4r²। कितना हो जाएगा, 4r²। तो इसको संतुलित करना है, क्या करना, संतुलित, अर्थात दोनों को बैलेंस करना है। दोनों बैलेंस कब होगा, जब बराबर होगा। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कि F1 बराबर लिख सकते हैं आप F13, कोई दिक्कत। और आपको पता है F1 का मान निकला है कितना, KQ × Q बटे कितना है, r²। इधर बताओ कितना निकला, KQ² बटे
4r²। कोई दिक्कत यहां से प्यारे विद्यार्थी? r² से r² खत्म, बताओ k से k खत्म, q से q खत्म, तो हमारा q का मान जो निकला कितना निकला भाई? q/4 निकला। क्या निकला? q/4। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, अगर आप इस q का मान यहां पे बीच में रख देंगे q/4, तो आप ये बताइए क्या ये यहां पे आने पर संतुलन दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये भी प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, प्रतिकर्षण यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो बताइए बैलेंस कब रहेगा? जब आप इसको कर देंगे माइनस में, अर्थात प्लस और माइनस में हो जाएगा आकर्षण। तो क्या होगा? आराम से रहेगा, प्लस और माइनस में आकर्षण आराम से रहेगा। बोला आराम से रहो बाबू, क्योंकि आकर्षण हो रहा है, उसको अच्छा लगेगा ना। माइनस आया है सामने, उसको नहीं कुछ बोलेंगे, अच्छा है। काहे? अगर सेम जात वाला आएगा तो उसको बुरा लगेगा ना। इसीलिए q/4 तो आया, लेकिन आपको इसको माइनस में रखना है, तभी वो बैलेंस रह सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे सिलेबस में, आपको सिलेबस हम पढ़ाए होंगे, अगर आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो आपको पता होगा कि जब एक संधारित्र के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, जब एक कैपेसिटर के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? कमी। विभवांतर में भी क्या होता है? कमी। और तीसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा धारिता में वृद्धि होता है कैसे। तो यहां पे पूछा क्या जा रहा है? धारिता ही पूछा जा रहा है। और धारिता में कितना गुना वृद्धि होता है भैया? धारिता में k गुना वृद्धि होता है। याद रखेंगे इस चीज को। जब एक संधारित्र के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र घटता है। विद्युत क्षेत्र घटता है, और कितना से घटता है? देखो यहां लिख दिए। विभवांतर भी घटता है, कितना से घटता है? ये देखो आपको लिख दिए, है ना। यहाँ पे E नॉट D बटे यहाँ K है। E नॉट D बटे क्या है? K। ये हमारा है विभवांतर का मान, और ये हमारा है धारिता का मान। धारिता K गुना बढ़ता है, विभवांतर K गुना घटता है, विद्युत क्षेत्र भी K गुना घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारिता K गुना बढ़ता है, और तो नहीं है। अंतिम ये क्वेश्चन है। इसी तरह जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक सीखेंगे। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, हूबहू आएगा, तो वहां पे आपको सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारते हुए चल जाएंगे। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें हाँ सर अच्छा लगा। जो समझ में नहीं आता उसे जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।